थोड़ा नीचे की, ठीक है ना? नहीं वहीं पे जाओ। ये डबल डबल सिंगल बैठ जाओ। चलो हाँ हम स्टैंड समझते हैं कि इस बात को में इसी से ना? इसी को गोल वाले से। हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज ये अपार हर्ष का विषय है और हमारे विभाग के लिए गौरव का भी विषय है कि हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी जी हैं, जो मीडिया और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित कर चुके हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही विभाग के समन्वयक डॉक्टर विजेंद्र चतुर्वेदी सर का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपके सत प्रयासों से यह इस अवसर मिला है। आप चूँकि कुंभ मेला में आए हुए थे और उसके बाद आपका अयोध्या जो है दर्शन भी था, उसके साथ साथ आप हम लोगों के निवेदन पर सर अपने लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो मैं सर के विषय में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि सर स्वयं भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है और इनसे हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ सीखना है। तो मैं ये बताऊंगा कि सर की लगभग जो है आप समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र की जो यात्रा रही है वो 32 से अधिक पुस्तकों की आपने जो है रचना की है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा और शिक्षाविदों के द्वारा पढ़ी जा रही है। दूसरी बात अगर कहें तो जो है अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको बताएं तो 2000 से अधिक आपके लेख हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। तो इस स्तर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर का शिक्षा और जो है मीडिया के क्षेत्र में कितना बड़ा अनुभव है। और आप एक्सक्लूसिव डायरेक्टर EAJ पेरिस के जो है एक बड़े पद पर, मतलब डायरेक्टर के पद पर आप हैं ही। साथ ही अगर आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार के रूप में भी आप एक कार्य दायित्व को संभाल रहे हैं। शिक्षा और मीडिया के क्षेत्र में आपका इतना बड़ा अनुभव हम लोगों के लिए काफी काम आएगा और इसके लिए मैं चाहूंगा कि सर, मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ न कह करके चाहूंगा कि हम लोग सर को ज्यादा से ज्यादा सुने और ये जो है हम लोगों के लिए एक बड़े अपने मीडिया के क्षेत्र का भी अनुभव होगा और शिक्षा के क्षेत्र का भी अनुभव होगा और हम लोग उसका लाभ उठाएंगे। बस मैं चाहूंगा कि सर आए और डॉक्टर साहब आए और कुछ धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। इस पावन की धरा पर हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार एवं डायरेक्टर पेरिस एवं 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों में लेखन का काम किया। इसके अतिरिक्त सर के कई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इनके रिसर्च के पेपर के काम हुए हैं और सर का जो क्षेत्र है वो दिल्ली के साथ अन्य जो राज्य हैं एज ए एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज सर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जनसंचार पत्रकारिता विभाग में हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए समय दिया। इनके लिए हम इधर से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर द्विवेदी जी कोई नया चेहरा नहीं है। अगर आप इनको गूगल पे सर्च करेंगे, आजकल तो हर चीज़ गूगल पे है, आप सर का नाम डालेंगे तो आपको नहीं लगता कि परिचय के मोहताज हैं। आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी कि ये किस तरह के हस्ती है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं और यहाँ से जब आप निकलेंगे तो जब भी प्रोफेसर द्विवेदी जी को याद रखेंगे, याद करेंगे तो निश्चित है कि आपके काम भी आएंगे। आज सर के द्वारा चूँकि सर भी महाकुंभ से अभी यात्रा करके आए हुए हैं और इस महाकुंभ के बारे में जितना अच्छे तरीके से सर आपको बताएंगे, क्योंकि
वैश्विक आध्यात्मिक संस्कृति का महापर्व कुंभ, ये हमारा विषय दिया गया है सर के निर्देशन में। जिस हिसाब से महाकुंभ, चूँकि 144 साल के बाद इस महाकुंभ जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने उसका महिमा मंडन किया। महिमा मंडन मतलब ये है कि हमारी जो धरोहर है, भारतीय आध्यात्मिक जो संस्कृति है, उसको हम आप, चूँकि हम आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो एक टीवी जो हमारा सूचना का जो केंद्र है उसके माध्यम से हम आप उसको देख रहे हैं, अपने आप में अद्भुत है। सर को हम बताना चाहेंगे, हमारा एक विद्यार्थी भी सर परसों दर्शन करके वहाँ स्नान करके लौटा हुआ है। तो जैसे आपसे बात हो रही थी, आपने भी कहा कि बहुत भीड़ है। 8 करोड़ से अधिक जो संभावना व्यक्त की गई है, 15 करोड़ से अधिक ये भीड़, 25 करोड़ इतने भीड़, 40 करोड़ संभावना मानी गई है ये चीज़ें। लेकिन हमारे विद्यार्थी का भी यही कहना है कि सर बहुत भीड़ है वहाँ, अगर हमसे कोई पूछेगा तो यही कहेंगे कि अभी न जाए। तो इससे अब उस महाकुंभ की एक महत्ता, उसके इम्पोर्टेंस को आंका जा सकता है। रही कि आप मीडिया के विद्यार्थी हैं, तो हम डिजिटल मीडिया को थोड़ा सा जोड़ दें। वर्तमान में डिजिटल मीडिया ने महाकुंभ को एक नया, कहेंगे कि नई पहचान दी है। और भारतीय जनमानस में हम कुंभ को अगर कहें लोक मंगल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कुंभ ही घट है, कुंभ ही समुद्र है, कुंभ ही पृथ्वी है, कुंभ ही सूर्य है, कुंभ ही शरीर है, कुंभ ही संस्कृतियों का संगम है, कुंभ ही परंपराओं की थाती है, और कुंभ ही सरोकारों का विस्तृत फलक है, और कुंभ ही संस्कारों का समुच्चय है। तो कुंभ ही प्रकृति, कुंभ ही समरस जीवन की धारा है, और कुंभ ही ऊर्जा का स्रोत है, और कुंभ ही लोक का केंद्र है। तो लोक, परलोक, चेतन, अवचेतन, सगुण, निर्गुण, आत्मा, परमात्मा, भीतर बाहर, बोध अबोध जैसी अनगिनत युक्तियों को अगर देखा जाए, परिभाषित करने में हम कहेंगे हमारा कुंभ भी शामिल है। रही बात, चूंकि हम अपने मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर रत्नेश जी का ही उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि प्रयागराज के इस संगम तट पर, और इसके बारे में आपको पता ही है कि ये जो महाकुंभ, जो इस तरह के कुंभ हमारे लगाए जाते हैं हर 12 वर्ष पे, उन 4 स्थलों के भी नाम आपको पता है, जिसमें हम दानव देवताओं और इनके बीच में जो एक भयंकर युद्ध हुआ था, उसके कुछ बूंदें 4 स्थलों पर गिरे हुए थे, और इस तरीके से हम इस कुंभ का आयोजन करते हैं। तो प्रयागराज के संगम तट पर हमारे विद्यार्थी जैसे हैं, बसने वाली जो इस कुंभ नगरी की हम बात कर रहे हैं, किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। हम विद्यार्थियों को कम्युनिकेशन रिसर्च पढ़ाते हैं सर, आप भी उसी फील्ड के हैं, क्योंकि दिन भर उसी से तो रिसर्च करते रहते हैं। तभी आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपकी एक अलग पहचान है, आप एज ए इंटरनेशनल लेवल पर एज ए मीडिया एक्सपर्ट के रूप में आप जाने जाते हैं। देश दुनिया के विश्वविद्यालय हम कह सकते हैं, चाहे वो तकनीकी संस्थानों की हम बात करें, हर तरह के विद्यार्थी कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, और इस कुंभ में खासकर ऐसे अवसरों पर वो वहाँ एकत्र होते हैं और अपने से जुड़े हुए जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं, उसको खंगालने का काम करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए अपनी बात बताएं सर, 2005 में जब हमने यहाँ अवध विश्वविद्यालय में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रूप में ज्वाइन किया, तो यहाँ पहले तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। इस पावन नगरी प्रभु श्री राम की नगरी में हमने देखा कि यहाँ 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा होते हैं। तो पहले ये हुआ कि ये क्या होता है, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी होने लगी कि इसके ये इम्पोर्टेंस है। तो पहले शुरुआत श्रीमती जी हमारी अर्धांगिनी, वो जिस किराए मकान में रहते थे, उनके साथ वो पंचकोसी यात्रा करने के लिए निकली। तो हमने थोड़ा सा कहा कहाँ जा रही हो, भीड़ है, एक अंदर से जो चीजें होती है
कि आए हैं यहाँ नौकरी करने के लिए और तुम जा रही हो परिक्रमा करने के लिए, कोई कारण हो जाए तो फिर उसकी जवाबदेही कौन। एक अंदर संकोच था। पहली बार वो गई, दूसरी बार हम भी गए, उस पंचकोसी परिक्रमा में शामिल हुए। और उस पंचकोसी परिक्रमा में सर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक थे। और वो 15 किलोमीटर चलना होता है, 21 किलोमीटर चलना होता है। तो उनके कष्ट, उनको देखते हुए चेहरे पे खुशी, वो मेरे अंदर भी ऊर्जा मिली, एक ऊर्जा का संचार हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको अपने तक रोका नहीं। फिर जहां हम रहते थे वहीं से 14 कोसी परिक्रमा भी लगती थी। और उस दिन को हमने सेलेक्ट किया, उस भीड़ को देखा और सर हमने 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत कर दी। उसमें देखा वो 45 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ये रेंज पड़ता है उस जो दूरी को देखते हुए। तो उसमें देखा कि एक धारा प्रवाह में सभी लोग जिस अध्यात्म को उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें चलते गए, कहीं थकान नहीं हुई सर। तो मेरा मतलब उसमें हमने ये महसूस किया, एक रिसर्चर के नाते ये देखा कि लोगों को एनर्जी मिलती कहाँ से है, लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ, थकते नहीं है। यहाँ लोग 10 कदम चलने के बाद थक जाते हैं। तो कहीं कहीं वो ईश्वरीय शक्ति हम कह सकते हैं कि वो आपको ताकत प्रदान करती है। तो इसलिए इस तरह के जो इवेंट होते हैं हमारे शोध के लिए एक फैक्ट जो होता है वो हम कलेक्शन का सबसे बढ़िया केंद्र बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे शोध के विषय जीवन प्रबंधन से जुड़ा होता है और जो भीड़ है वो प्रबंधन के तरीकों को अपना एक विषय बनाता है। और जो अभी सोशल मीडिया के द्वारा ये सुनने में आया कि सारे बॉर्डर पे 2.5 लाख गाड़ियां रोक दी गई, कुछ घटनाएं भी हुई, उसको हम इनकार भी नहीं कर सकते। और वो सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी उसका निर्वहन भी कर रही है और आगे के लिए एक नसीहत भी है कि किस तरीके। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि इस महाकुंभ में मीडिया अपने कर्तव्यों को, दायित्वों की बात, हम जब आध्यात्मिक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमारे जो मीडिया है, मीडिया घराने हैं, इस भारतीय अध्यात्म संस्कृति को आगे बढ़ाने में ये पीछे भी नहीं रहे हैं। क्योंकि आज पूरे विश्व लेवल पर अगर देखा जाए तो भारत की चर्चा हो रही है और भारत के इस तरह के जो महाकुंभ लग रहे हैं जिसमें हमारे तमाम श्रद्धालु जो काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, हमारे जो नागा साधु हैं, हम कभी कभी देखते हैं कि ऐसे कुंभे आते हैं लेकिन उसके पहले भूल जाते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, उसके पहले ये कभी नहीं दिखाई देते हैं। अचानक इन लोगों का एक वस्त्र के रूप में आना और लोगों के बीच में कहीं कहीं हम अभी एक और सर दिखा था रामायण में या महाभारत में, एक ऋषि कोई थे, लंबी चौड़ी पर्सनालिटी थी, वो इलाहाबाद में ऐसे विचरण करते हुए महाकुंभ की तरफ जा रहे थे। उनका चैनल पे और सोशल मीडिया पे कि साक्षात वो किसी देवता से कम ये ऋषि उतर आए हैं, जैसे लगता है कि वो वास्तविकता वो सारी चीजें दिख रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा महाकुंभ में ये 21वीं सदी के 25वें वर्ष में 4000 हेक्टेयर हम कह सकते हैं बसी हुई इस कुंभ नगरी में टेक्नोलॉजी के साथ विश्व भर की संस्कृतियां जो हैं वो एक कुलाचे मार रही हैं या कुलाचे भरती दिख रही हैं। और ये पूरी दुनिया कह रही है कि अद्भुत, अलौकिक और अप्रतिम प्रयागराज का ये महाकुंभ है। और निश्चित है कि इस अध्यात्म संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम आप जैसे जब कोई इवेंट आता है तभी हम उस पर आप चर्चा करते हैं। और इस तरह के जो आयोजन सर के द्वारा जो सुझाए गए कि इस विषय पे अगर बच्चों के बीच में रखा जाए तो निश्चित है कि ये आज भी स्मरण रहेगा और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी भारत की जो धरोहर है उसको आगे कैसे फैलाया जाए, निश्चित है कि इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी होंगे। और इसी के साथ अपने शब्दों को हम विराम देते हैं और आदरणीय सर को आमंत्रित करते हैं कि वे वैश्विक आध्यात्मिक संस्कृति महापर्व कुंभ पर अपने विचार रखें। अवध यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो भगवान राम की नगरी में है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अवध यूनिवर्सिटी या भगवान राम की नगरी में
जहाँ एक फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी काफ़ी पहले से, मेरे ख्याल से 1975 में बनी थी ये जी। वहाँ पर पत्रकारिता के विद्यार्थियों को उद्बोधित करना, उनको कुछ बताना। महाकुंभ संस्कृति, व्यापार और वैश्विक धरोहर, इस पर आने के पहले मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दे दूं प्रोफेसर श्री विजेंद्र चतुर्वेदी जी का, जिनसे लगातार मैं संपर्क में रहता हूं, जब दिल्ली में भी रहता हूं। एक बार शायद मैंने ऑनलाइन भी, वो किस टीम के बच्चे थे मुझे नहीं मालूम, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया था। प्रोफेसर पांडे का, जो आपके साथ निरंतर बने रहते हैं, आपकी क्लासेस देते हैं। देखिए, पत्रकारिता एवं जनसंचार, या जिसे वेस्ट में कम्युनिकेशन साइंस कहते हैं, कई जगहों पे और किसी नाम से जानते हैं, बहुत बड़ी फील्ड बन चुकी है। मैं आऊँगा कुंभ पे, लेकिन चूंकि आपको आगे जाना है, अभी आप बहुत यंग एज के हैं, आपको आगे दिल्ली जाएंगे और शहरों में जाएंगे, भारत में रहेंगे, भारत के बाहर जाएंगे। तो पत्रकारिता एवं जनसंचार जब मैंने किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय डिप्लोमा किया था, तो इतनी बड़ी फील्ड नहीं होती थी। रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन साइंस, यही सब पढ़ाया जाता था। लेकिन आज जब मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहा था, तो आप यकीन नहीं करेंगे, 15 स्ट्रीम्स चलती थी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। विजुअल कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन साइंस, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, इकोनॉमिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, एडिटिंग, प्रेस लॉ, ये सब तो की एलिमेंट्स होते ही हैं। रेटोरिक, स्पीच कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेजेज, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब मिलके जर्नलिज्म कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाते हैं, वेस्ट में भी और रशिया जैसे देशों में भी और चाइना जैसे देशों में भी। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक फैकल्टी बन गई है, अब एक डिपार्टमेंट नहीं रहा। जैसे पहले फैकल्टी ऑफ, कहीं कहीं पर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में डाल देते हैं, कहीं कहीं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में डाल देते हैं, कहीं कहीं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में डाल देते हैं। अभी अपने आप में फैकल्टी, और यकीन मानिए, जो रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, यहाँ वहाँ पर फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन साइंस है, जिसके अंदर 32 प्रोग्राम चलते हैं जर्नलिज्म के लिए, उसी से रिलेटेड। तो आप बहुत अच्छी फील्ड है। हालांकि मैं जनरली डिस्करेज करता हूँ लोगों को, तोड़ने के लिए उनको, कि आपके अंदर कितना ये है कि आप क्यों आना चाहते हो। मैं पूछता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि मुझे एंकरिंग करनी है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मुझे टीवी पे आना है। तो टीवी ही अकेला माध्यम नहीं है। और जैसा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर या एक्स के फाउंडर एलन मस्क साहब कहते हैं कि दिस इज योर मीडिया, तो अब आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हैं। जब मैं महाकुंभ में था तो 10,000 एकड़ में करीब 32 सेक्टर में इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया गया है। और थोड़ी बहुत हर जगह आपने अभी कल ही न्यूज़ सुनी होगी कि एक यूएस का सेफेस्ट चॉपर वो एक एयरलाइनर से टकरा गया, 67 लोग। ऐसे एक्सीडेंट्स अमेरिका जैसे देश में जहाँ सब कुछ बिल्कुल फुल प्रूफ होता है, वहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ी लैक्स है। तो महाकुंभ जैसे जहाँ करीब 5 करोड़ लोग इस समय हैं और दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है, टोक्यो ऐसे सबसे बड़ा शहर माना जाता है, उसकी जनसंख्या 4.57 करोड़ है। इस समय प्रयागराज वो सबसे बड़ा शहर बन गया है, 5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ जनसंख्या हो गई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी गाड़ी दिल्ली से मैं आया था तो प्रयागराज के बॉर्डर पे 8 o'clock के आसपास पहुँची वहाँ पे, और जो मुझे फॉरेन मीडिया का गेस्ट हाउस रिजर्व था मेरे लिए, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 2 बज गए। सिर्फ प्रयागराज के अंदर इतना टाइम लग गया। और वापस आने के लिए अगर आप पैदल चल सकते हैं 20, 25, 30 किलोमीटर तो बढ़िया है। वैसे डॉक्टर्स भी आजकल एडवाइस करते हैं, अगर आपकी शुगर हल्की सी बढ़ी, कोलेस्ट्रॉल हल्का सा बढ़ा, तो कहेंगे आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, 30 मिनट चलिए, 40 मिनट चलिए।
इस तरह जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात बताई। मैंने भी अपना बचपन यहीं गुजारा है। बीएससी करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी गया था और फिर दिल्ली गया। कि ये जो पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा की कॉन्सेप्ट है वैदिक पीरियड से, बहुत बढ़िया है। आप इस बहाने साल में एक बार ही पैदल चलते हैं, या खेतों में काम करने वाला जो किसान है या जो श्रमिक है फैक्ट्री, उसको कभी बहुत जल्दी बीमार, कोई चूंकि फैक्ट्री में तमाम सारे प्रदूषण होते हैं, खेतों में तो कोई प्रदूषण नहीं होता, तो उसको वो सेफ रहता है। जैसे ही आप बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ क्या आप किस आशा से बड़े शहरों में जाना चाहते हैं? बम्बई में या दिल्ली में, या जो दिल्ली में बैठा हुआ स्टूडेंट है वो और आगे की सोचता है। वो सोचता मैं न्यूयॉर्क चला जाऊँ, वाशिंगटन चला जाऊँ, लंदन चला जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, न्यूजीलैंड, तो वो सोचता मुझे बढ़िया एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन अब ये रीइन्वेंट हो रहा है, बट जो मोदी जी ने किया स्पेशली 2014 के बाद, वो बड़े शहरों का लोड छोटे शहरों पर डाल रहे हैं। क्यों? बड़े शहरों में बाहर की तरफ आबादी बढ़ रही है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे, पानी खत्म हो रहा है, बिजली खत्म हो रही है, सड़कों पर कारें बढ़ रही हैं, तो ये छोटे, और ये अचानक चूंकि हो रहा है, इवेंट बेस्ड हो गया है कि अगर कोई इवेंट होगी उस छोटे शहर में तब वहाँ पे डाइवर्ट होगा, और बड़े शहरों में रहते रहते लोग उबे हुए हैं। वो क्या करते हैं, शाम को बैठे हुए परिवार के साथ, शाम भर में प्लान बना, रात सुबह के 3 बजे गाड़ी निकाली और चल पड़े छोटे शहर, चाहे वो उत्तराखंड हो, शिमला हो, कहीं भी। अब वो ईस्टर्न यूपी बन गया, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या, ऐसे शहर बन गए हैं। तो बेतहाशा वो ना किसी को सूचना देंगे, ना कुछ करेंगे, चले आएंगे। तो जो वहाँ की लोकल गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। अब आप अयोध्या में रहे, मैंने जब पिछला लेक्चर दिया था उसमें बताया था आपकी पत्रकारिता इवेंट बेस्ड और बीट बेस्ड होनी चाहिए, किस शहर में। अब वो दिन नहीं रहे कि आप दिल्ली जाके बहुत बढ़िया पत्रकारिता कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली आप जाते हैं कि हम टीवी में जाएंगे, स्टूडियो वहाँ होता है और हम अपने एंकरिंग करेंगे स्टूडियो में। ऐसा नहीं है। एक एंकर को स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है, प्रोडक्शन भी करना होता है, एक्टिंग भी करनी होती है और रिपोर्टिंग भी करनी होती है। जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हैं, चाहे श्वेता सिंह हैं, चित्रा त्रिपाठी हैं, मीनाक्षी कांडवाल हैं, सुधीर चौधरी हैं, जो जिसका भी आप नाम लेंगे, मैं जेंडर बेस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूँ, फीमेल एंकर हैं, वो सब दौड़ते ही रहते हैं। और न्यूज कहाँ मिलेगी आपको? दिल्ली में रहेंगे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करेंगे, उससे लोग उबे हुए, आपका एडिटर इन चीफ उससे उबा हुआ है। रोज रोज आपके यहाँ एक ईमेल आ जाएगा कि अपने करेस्पॉन्डेंट को भेज दो और एक कैमरामैन भेज दो, वो उससे उबा हुआ है, उसको कहता है हमारी टीआरपी नहीं बढ़ रही है। फॉरेन मीडिया यहाँ पे पीछे नहीं करता है। मैंने 2002-03 में और 2005-06 में अयोध्या में वर्ल्ड की बहुत फेमस एजेंसी है गेटी इमेजेस, जो सिर्फ फोटो खींचती है, वो लिखती नहीं कुछ, वो सिर्फ फोटोग्राफी करती है। आप सर्च करेंगे गूगल पे GETTY गेटी इमेजेस, उसकी दिल्ली करेस्पॉन्डेंट थी एमी विटेल। एमी विटेल को भी आप सर्च करेंगे तो बहुत नामचीन, वो नेशनल ज्योग्राफिक के बोर्ड ऑफ सेलेक्टर्स में है, उनको असिस्ट किया, फिर स्काई न्यूज को किया, फिर जब मैं दिल्ली गया तो उनसे परिचय अच्छा बन गया वापस। तो ये फॉरेन मीडिया का फोकस ज़्यादातर होता है कि हम इवेंट्स को और भारत को हाईलाइट करें, क्या पॉजिटिविटी है। जब आप जर्नलिज्म में बने रहेंगे तो आपके सामने 2 चुनौतियां होंगी। आपके लाइफ में कई ऐसे मौके आएंगे जब आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे, कि अब आगे हो ही नहीं। आप अपने एडिटर से कहेंगे, अपने बॉस से कहेंगे, सर अब मुझसे ज़्यादा नहीं हो रहा, अब मैं ना झूठ बोल सकता हूँ और ना ही मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। तो वहाँ पर आपको सकारात्मकता साथ देती है। और सकारात्मकता कहाँ मिलेगी? जब आप अपने काम को चेंज करेंगे। जैसे एक मिठाई बनाने वाला है, आप उससे जाके पूछे जिसकी दुकान 25 साल से 30 साल से, वो कहेगा मिठाई बनाते बनाते उबा हुआ है। या कोई प्रोफेसर है जो पिछले 35 सालों से टीचिंग कर रहा है, वो अपनी क्लास में बैठेगा तो ऊब जाएगा। तो इसमें चेंज ऑफ गार्ड्स होना चाहिए। आप अपने प्रोफेशन में ही काम करने के तरीके को चेंज करते रहिए, बात करने के तरीके को चेंज करते रहिए, कम्युनिकेशन स्टाइल को चेंज करते रहिए, लोग नए नए दोस्त बनाइए। अगर आपको सरवाइव करना है और जहां भी आपको ये लग रहा है कि पुराने दोस्त आपके लिए पॉइजनस होते जा रहे हैं
और उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है और उस नेगेटिविटी को आपके तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप उनसे दूरी बना लीजिए। इसी तरह प्रोफेशन में अगर आपको लग रहा है कि ये काम बोझिल हो रहा है, किसी चीज को काम समझ के मत कीजिए, एंजॉय करते हुए कीजिए, तभी आप सरवाइव करेंगे। और तीसरी बात, जैसे महाकुंभ की प्रोफेसर साहब ने बात की, तो मैं महाकुंभ को धार्मिक अनुष्ठान तो देखता ही हूँ, लेकिन वैश्विक आधार पे भी इसकी क्या छवि है। एक थर्ड आई, जैसे आप एक बड़े पिलर के ऊपर एक कैमरा अपना सेट कर रहे हैं और वो निर्विकार रूप से जैसा एज इट इज हो रहा है वो शूट करता है, वो झूठ नहीं बोलता, सामने जो दिख रहा है वो शूट करता है। तो मैं उस हिसाब से बोलना चाहता हूँ, महाकुंभ दुनिया की सबसे बड़ी सोशियो रिलीजियस और कल्चरल इवेंट बन चुकी है और ये चैलेंज पोज कर रहा है नरेंद्र मोदी के सामने और चीफ मिनिस्टर योगी के सामने, इसको मैनेज कैसे किया जाए। 2-3 घटनाएं हो गई, एक आगजनी की हुई जिसमें 250 टेंट जल गए और एक स्टैम्पीड का हुआ, भगदड़ मच गई। तो अब वो न्यायिक जांच चल रही, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कोर्ट का विषय है। लेकिन ये धार्मिक, जैसे प्रोफेसर साहब से मेरी बात होती रहती, तो मैं ये मुझसे प्रभावित हूँ या ना हूँ, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। तो संस्कृति क्या है और धर्म क्या है। कहते हैं धारयेत इति धर्मः, जिसको आप आसानी से धारण कर सके, व्यवहार में ला सके, वही धर्म है। ये नहीं कि आप, बहुत सारे धर्म है, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं लूंगा, दुनिया में कम से कम 265 धर्म है। कई धर्म बहुत, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की बात करूँ, मैं इस्लाम को नहीं कहूँगा, इस्लाम के बारे में बहुत बोला जाता है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई आम क्रिश्चियन उसको फॉलो नहीं कर सकता है। तमाम तरह के ट्रेडिशन हैं, तमाम तरह के हठ योग, हमारे यहाँ हठ योग बहुत टफ है जो योगी जी करते हैं। 3 बजे उठना होता है, न ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, योगासन करना पड़ता है और तमाम सारी चीज़ें हैं। और इत्तेफाक देखिए कि मैंने महाकुंभ में एक स्विट्जरलैंड रेडियो की जो साउथ एशिया करेस्पॉन्डेंट हैं उनको असिस्ट किया, तो मुझे अंतर दिखा। एक भारतीय पत्रकार जब सवाल पूछता है या शाम की डिबेट करता, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो आप कोई भी नाम लीजिए, आप टीवी देखते होंगे, दंगल आता है, फिर उसके बाद और भी तमाम सारे प्रोग्राम आते हैं। चित्रा त्रिपाठी भी को भी मैं बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट मानता हूँ, यहीं की हैं, आपके क्षेत्र की हैं। अंजना ओम कश्यप तो दूर की है, वो मिथिला शायद पता नहीं कहाँ, बिहार की है, श्वेता भी बिहार की है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी पूर्वांचल से आती है और उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत बढ़िया होती है। कई सारी चुनौतियां उन्होंने पार की, तो अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। अगर आप अंग्रेजी के अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी अभी जो मुख्यमंत्री के जो यूपी स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के चीफ है शिशिर कुमार सिंह, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल स्टैम्पीड के बाद पोस्ट किया। कैसे आप पेसिमिस्ट होना चाहिए, आपको आशावान होना चाहिए, क्योंकि जब आप नकारात्मकता से जूझते रहेंगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। और ये सकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? जब आप अपने को अंदर से मजबूत बनाएं। संस्कृति, धर्म, कल्चर, ये आपको जोड़ता है। कहते हैं संघे शक्ति कलियुगे, यानी जब आप ऐसे चैलेंजिंग टाइम में गुजर रहे हो तो संघ में रहिए, संयुक्तता से रहिए। एकला चलो कभी कभी, हरदम फेल नहीं होता, कभी कभी फेल हो जाता है। सारी थ्योरीज फेल होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो मैं एक, जैसे मैंने कहा कि एक निर्विकार भाव से चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। कुंभ क्या है प्रोफेसर साहब ने बता दिया। 3-4 कहानियाँ प्रचलित हैं इसके बारे में। एक कहानी ये भी है कि कोई ऋषि थे, तो उनकी 2 पत्नियां थी, तो ये हुआ दोनों में विवाद, दोनों पत्नियों में। जैसे पहले गार्गी और कुछ बताइए सर, गार्गी और तमाम सारी विद्वान औरतें हुई हैं, हाँ बहुत सारी हुई हैं। तो दोनों पत्नियों में विवाद हुआ। ये सिद्ध कीजिए, ये नहीं कि सिर्फ बताना है, इसको सिद्ध कीजिए कि सूरज के घोड़ों का रंग क्या है। और जो सिद्ध नहीं कर पाए कि काला है या सफेद सूरज के घोड़ों का रंग, भगवान सूर्य के घोड़ों का रंग,
कहते हैं ना अरुण उसको खींचते हैं, उसको दासीत्व स्वीकार करना पड़ेगा दूसरी पत्नी का। तो एक हार गई, एक जीत गई। जिन्होंने सही बताया कि रंग क्या है वो जीत गई, और जो नहीं बता पाई वो हार गई। तो अब उनको दासीत्व स्वीकार करना पड़ा, वो पहली पत्नी का की सेवा करने लगी। अब उनके बेटे को एक गलत लगा कि मेरी माँ को दासीत्व स्वीकार करना पड़ा है, तो उन्होंने कहा मैं प्रण करता हूँ कि अपनी माँ को दासीत्व से मुक्ति दूंगा। उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है, पिता से पूछा। तो पिता ने कहा बेटा नागलोक में अमृत का कुंभ है। ये सबसे कम प्रचलित कहानी, सबसे प्रचलित कहानी समुद्र मंथन वाली है। उसको इंद्र ने नागलोक में इंद्र ने छिपा दिया है, और जयंत उसको लेके बैठा हुआ जो इंद्र का बेटा है। वहां से तुमको लाके कुंभ वो मुझे सौंपना है। उस कुंभ से मैं अमृत का पान कराऊंगा तुम्हारी मां को, तब ये दासीत्व से मुक्त। अब वो गए, पक्षीराज गरुड़ थे बेटे, पक्षीराज गरुड़ नागलोक गए, नागों से युद्ध किया, जयंत से युद्ध किया, और पिचर जिसको कहते पॉट वो लेके चले। अब वो 4 जगह रख दिया उसको, और वहां 4 जगहों पे अमृत की बूंदें छलक गई जो कुंभ में थी। वो थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो यहाँ पे कुंभ बनाया जाने लगा। फाइनली वो पहुंच गए और दासीत्व से मुक्ति मिली। ये तो सबसे कम प्रचलित कहानी समुद्र मंथन वाली सबको पता है, इसलिए मैंने उन्हें बताई। अब कुंभ कितने प्रकार के होते हैं? महाकुंभ। मुझसे कई सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा कि एक कुंभ आता है 6 बार। फॉरेन विदेश मंत्रालय की एक मीटिंग हुई थी, मैं उसमें शामिल था। तो एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि 2013 में कुंभ हुआ था, आप कहते हैं 12 साल बाद होता है, तो ये कैसे हो रहा है? अरे 2000 कोई अभी पिछला जब हुआ था 19 में, तो ये कैसे फिर कुंभ होने लगा? तो कुंभ भी कई होते हैं। एक कुंभ होता है, एक अर्ध कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, और एक सिंहस्थ कुंभ होता है। तो अर्ध कुंभ जो होता है नॉर्मली हर साल होता है। अर्ध कुंभ 6 साल बाद होता है। पूर्ण कुंभ भी 6 साल बाद होता है। महाकुंभ 12 साल बाद होता है। जब से जो सबसे श्रेष्ठ है वो है सिंहस्थ कुंभ, वो भी 12 साल बाद होता है, और वो प्रस्तावित है ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2028 में उज्जैन में। तो ये सबसे बड़ा कुंभ होगा। अभी उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, जब वो नजदीक होगा तो उसके बारे में तैयारी शुरू हो जाएगी। अब ये वैश्विक धरोहर और संस्कृति, तमाम सारे संस्कृत के श्लोक मिलेंगे आपको। महाभारत में कुंभ के बारे में वर्णन मिलेगा आपको, वेदों में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा, हर जगह कुंभ कथा के बारे में वर्णन मिलेगा। और हमारी संस्कृति ये आपको अभी, चूंकि आप बहुत छोटे हैं, तो धर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, इसकी महत्ता के बारे में आपको अनुभव नहीं होता होगा। घर में अगर आपके पिताजी माँ जी पूजा पाठ करते होंगे, जो लोकल ट्रेडिशन है यहाँ अवध बेल्ट की, उसको फॉलो करते होंगे, तो आप सोचते होंगे क्या दकियानुसी ख्याल है। ये इसकी महत्ता जब आप बाहर निकलेंगे, देश विदेश का दौरा, और ये आप प्रयागराज जाइए, जिस तरह से भारतीय वहाँ आफत की तरह चले आ रहे हैं, सिर्फ नदी में स्नान कर रहे हैं, और जिस तरह फॉरेनर्स चले आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर बॉब मार्ले जैसा सिंगर, और क्लिंट ईस्टवुड जो सबसे बड़ा हॉलीवुड का एक्टर, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर की वाइफ है, वो अभी होके गई। तमाम सारे देश विदेश के लोग जो जिनके बारे में आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े लोग हैं, वो ऐसे कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुंभ या संस्कृति, जो कुंभ महाकुंभ उसका प्रतीक है, जो 12 साल बाद हो रहा है, इसकी महत्ता का अंदाजा सिर्फ आप इसी बात से लगा सकते हैं जो गैदरिंग वहां हुई है, और जिस तरह से फॉरेन मीडिया और इंडियन मीडिया उसको कवर कर रहा है। तमाम सारे, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, जो होके आए हैं आपके बीच के साथी, 10,000 एकड़ में वो एक अद्भुत अलौकिक नज़ारा बन गया है। और गंगा यमुना सरस्वती का, लोग कहते हैं सरस्वती, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं बात को कि सरस्वती वहाँ कहाँ होगी, प्रयागराज में। सरस्वती का उद्गम राजस्थान में माना जाता है।
तो सिंबॉलिक सरस्वती हैं, मिस्टिक सरस्वती हैं, जो अधोगामिनी है। अधोगामिनी का मतलब गंगा यमुना के नीचे से उनका प्रवाह है। दाई तरफ से यमुना आती है, बाई तरफ से गंगा आती हैं, वो मिलती हैं और वो एक तीसरी दिशा में दोनों मिलके चली जाती हैं। इसीलिए उसको संगम का नोज कहते हैं। जैसे ये नाक का ये तीसरी हड्डी इधर जा रही है, इधर से गंगा है, इधर से यमुना है, और ये नाक की, इसीलिए उसको नोज कहा जाता है, संगम नोज। वहीं पे सारा स्टम्पीड हुआ। अब धर्म तो ऐसी चीज है नहीं कि एक दिन में कोई खड़ा हुआ हो। धर्म वैदिक काल से चला आ रहा है और कुंभ भी वैदिक काल से 10,000 साल से मनाया जा रहा है। तो ये ना तो कोई नई बात है, ना ये कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आपके पुरखों को, आपके पूर्वजों को पता। मैं अपने गांव की जो बगल में एक कहानी बताता हूँ कि क्या इसकी अलौकिकता है। मेरे गांव के एक बुजुर्ग 1930-40 में वो इलाहाबाद में महाकुंभ हुआ, तब इलाहाबाद कहते थे, तो गए और वो नदी तक पहुंच नहीं पाए, इतनी भीड़ हुई। तो जहां भी उन्हें गंगा का पाट दिखा, संगम तक नहीं पहुंच पाए, नदी तक पहुंच गए, वहीं नहा के चले गए। तो ये भीड़, और लोग कल्पवास करते, बड़े बड़े साहित्यकार जो हुए हैं। मृणाल पांडे का नाम अगर आपने सुना हो तो उनकी मदर थी शिवानी, वो वहाँ 4-4 महीने रहती थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो 4-4 महीने रहते थे। जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन भी जाते थे। हर कोई कल्पवास पे जाता था। क्यों ऐसा क्यों जाते हैं? जो उन्मुक्तता वहाँ मिलती है, धर्म के बारे में जो वहाँ डिबेट होती है, जो प्रवचन होते हैं, वो आप बंद 2 कमरे के 3 कमरे के फ्लैट में वो अनुभव नहीं कर सकते, जहाँ आपकी जिंदगी गुजर बसर होती रहती है। दिल्ली की मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे ग्रामीण क्लस्टर्स हैं वहां पर अशिक्षित, कि वहां का रहने वाला 25-25, 30-30 साल बीत जाते हैं, दिल्ली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जाता। तो ये कहना अशिक्षा छोटे शहरों में है, मैं तो नहीं मानता इस बात को बिल्कुल भी कि अशिक्षा छोटे शहरों में। हर शहर में आप 2 कदम पे जाएंगे, जौनपुर में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। मेरा तो ये मानना है कि इसी यूनिवर्सिटी से कम 200 कॉलेज प्रोफेसर साहब, 600 कॉलेज। आप कुछ तो सीखते होंगे। आप किसी भी मूड में आए, बदमाशी करने के मूड में आए या नेतागिरी करने के, लेकिन कुछ तो सीखते होंगे। 100 लेक्चर अगर साल भर में हुए तो 10 लेक्चर आपके पल्ले पड़ते होंगे। मेरा तो ये मानना, धर्म को भी जोड़ा जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई में, और हमारे स्टूडेंट्स को धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म, और ये बड़ी कठोरता से वेस्ट में फॉलो किया जाता है इस क्रिश्चियनिटी के बारे में। आप किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाइए, इस्लामिस्ट कंट्री घोषित कर दी है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है कि हम इस्लाम के बारे में बोल रहे हैं, हम किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते हैं। आप जाइए, कितनी कट्टरता है देखिए मिडिल ईस्ट में, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, लीबिया हो, कतर हो, यमन हो, जॉर्डन हो, ईरान हो, इराक हो, सूडान हो, लीबिया हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरा 56 देश है और हर जगह कट्टरता है। आप सरवाइव नहीं कर सकते। इंडिया की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप सरवाइव नहीं कर सकते। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप 1 साल बाद रिजाइन करके भाग खड़े हो। ये माहौल है। तो ऐसे में धर्म बड़ा अवलंबन है। धर्म को आप ये मानिए डूबते को तिनके का सहारा। और जब आप उछली बातें करते हैं धर्म के बारे में बगैर पढ़े हुए, जैसे आजकल के नेता कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या और भी नेता हो, कि धर्म के बारे में बगैर जाने महाकुंभ के बारे में क्या अव्यवस्था है, फलाना है, ढिमकाना है। कहाँ अव्यवस्था नहीं होती? हज में अव्यवस्था नहीं होती, हर साल स्टम्पीड होती है, मरते हैं लोग। तो मैं फिर वही कहूँगा कि न्यायिक जांच का विषय, इससे मैं बोलूँगा नहीं स्टम्पीड क्यों हुई, किसी ने र्यूमर फैलाया, किसी ने क्या कहा, क्यों मरे लोग। 26 तारीख तक, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंटर। अब देखिए, इन्हीं सब वजहों से, तमाम सारे दबावों की वजह से 5 फरवरी को प्रधानमंत्री आने वाले थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया प्लान। तमाम सर, अब वो तो पीएमओ जाने कि क्या वजह रही, क्यों कैंसिल किया गया प्लान। लेकिन अपने धर्म को तार्किक ढंग से समझिए।
किताबों को पढ़ के समझिए, ये साइंटिफिक तरीके से समझिए। अब प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कुंभ की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई बता सकता है इस पे? मैं नासा के साइंटिस्ट के साथ भी काम कर चुका हूं, मुझे 16 सर्टिफिकेट नासा के मिले हुए हैं, 3 महीने का कोर्स ऑनलाइन किया हुआ है, और नासा के प्रपोजल्स आते हैं मेरे पास रिव्यू करने के लिए, जो फंडिंग प्रपोजल्स होते हैं, और मैं देख रहा हूं कुछ टीम मिले जहां पे वो 1-2 प्रपोजल्स बनाए जाए। तो आप सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? वही बात है जो आज साइंस कह रहा है, बिग बैंग, मतलब एक छोटे अणु से जिसमें विस्फोट हुआ और फैलना शुरू हुई, ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ और लगातार फैलता जा रहा है प्रकाश की गति के तेज से भी तेज गति से। वेद क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भः समूर्तताग्रे भूतस्य जाताः प्रतिरेक आसीत् सा दाधार पृथिवीं तामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधे एन द्यौरुग्रा पृथिवी चा दृढ़ा एन स्वा अस्तभितम् एन नाकः यौ अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधे। इन्हीं 4 लाइनों में पूरे सृष्टि का राज छुपा हुआ है। अंतरिक्ष की उत्पत्ति हिरण्यगर्भा, जो इस श्लोक में यूज किया गया है वर्ड, हिरण्यगर्भा मीन्स गोल्डन वूम या गोल्डन एग, सुनहरा अंडा, सोने का अंडा, उससे ये वेद कहते हैं, और वही बात साइंस मानता है आज। हिग्स बोसॉन कहते हैं ना, हिग्स बोसॉन कण क्या है? गॉड्स पार्टिकल कहते हैं। गॉड्स पार्टिकल क्या है? वो इसी को कहते हैं गोल्डन वूम, या इसी से ये ब्रह्मा का रूप ही है ये अंडा, और सोने का वो ब्रह्मा विष्णु शिव महारुद्र सबका देवी हर चीज का रूप यही है जो गोल्डन वूम है। और इसी से सृष्टि उत्पत्ति हुई, सृष्टि फैलनी शुरू हुई। तो उसमें बाद में ऐड किया गया कि ब्रह्मा पालन करते हैं, ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। लेकिन उसके पहले क्या था? ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पहले क्या था? तो ये गोल्डन वूम हिरण्यगर्भा जिसे वेदों में कहा गया है। और वेदों ने कब जाना? वेदों में कोई चीज लिखी जाती है जब उसके बारे में आपको पता हो। तो जाहिर सी बात है कि जब वेद लिखे गए, हिरण्यगर्भा उसके भी पहले का था, तभी जानकारी हुई और तभी लिखा गया। इसी से सृष्टि की रचना हुई। वही कुंभ है। कुंभ वो हिरण्यगर्भा फिर कहाँ प्रकट हुआ? वो जब समुद्र मंथन हुआ या नागलोक में छिपाया गया, वही हिरण्यगर्भा अमृत कलश के साथ, अमृत के साथ प्रकट हुआ। जब दोबारा आवश्यकता पड़ी, देवासुर संग्राम कह लीजिए, जब देव दानव युद्ध हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, वासुकी को बना के मथनी, और वासुकी को रस्सी और वो सब मंदराचल को मथनी बनाया गया। ये बार बार प्रकट होता है। और ये देखिए लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको धर्म से भगाना चाहते हैं। वो कहते हैं हिंदू धर्म बकवास है, सनातन धर्म बकवास है, इसमें तमाम सारी भ्रांतियां हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। लेकिन उनको साइंस नहीं पता। ये पूरा जो महाकुंभ है, ये सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक है। तो क्या कुछ अवयव, सबसे बड़ी बात कि हम आज क्यों महाकुंभ नहाए, जब ये बात 10,000 साल पहले की है। तो क्या महाकुंभ जो आज होता है, सिंहस्थ कुंभ आज होता है, कुंभ पूर्ण कुंभ आज होता है, उसमें कुछ तत्व बचे हुए हैं? तो आप गंगा जी के पानी का साइंटिफिक इवैल्यूएशन कर लीजिए, पता चल जाएगा वो सड़ता क्यों नहीं है। पतित पावनी भागीरथी जो हिमालय से निकलती हैं, वही गंगा है बाद में आके। तो उनका पानी सड़ता क्यों नहीं? पता नहीं कितने नासा के साइंटिस्ट आए, पता नहीं कितने वेस्टर्न साइंटिस्ट आए, आज तक नहीं समझ पाए कि गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है। इसलिए जय माँ गंगे हैं, वो माँ गंगे ही बताएं क्यों नहीं उनका पानी सड़ता है। ये तो रहस्य ही रहना चाहिए ना। आप रिसर्च कीजिए, जाइए महाकुंभ, कहिए आपकी यूनिवर्सिटी फंड करे, एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन करिए। मैंने भी 60 पेज की एक रिपोर्ट बनाई, मैं आपको दिखाना चाहता था, पीपीटी अगर सुविधा होती तो मैं दिखाता मेरी क्या फाइंडिंग्स हैं।
मैं फिर जाऊंगा, 2-3 बार जाऊंगा। तो धर्म से अगर आपको भगाना हो तो कई बहाने हैं। हाथ मत जोड़िए। जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आपकी विनम्रता का द्योतक है। इसका उदाहरण एक जगह पड़ जाएगी, मिल जाएगा आपको, जब पुलिस के सामने हो। आप पुलिस के सामने हाथ जोड़ दीजिए, वो आपको जाने देगा। तो ये क्या है हाथ जोड़ना? विनम्रता का द्योतक है। और वो ये भी सूचित करता है कि आप बड़े हैं। जो व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है वो बड़ा है, ये नहीं कि जिससे हाथ जोड़ रहा है वो बड़ा है। हाथ किसके जोड़ते? प्रधानमंत्री हाथ जोड़ता है ना, आप प्रधानमंत्री से बड़े तो नहीं हो सकते। ये चीज जब शादी ब्याह होता है तो हाथ पहले जोड़ने की परंपरा किसकी है? लड़के वाले सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, लड़की वाला हाथ नहीं जोड़ता, क्योंकि वो लक्ष्मी दे रहा होता है। ये परंपरा है हमारी। इसलिए हमारे यहाँ लड़कियों से पैर नहीं छुआया जाता। पैर धोया जाता है उनका सर। तो ये चीज है। अच्छा, दूसरी बात कि वही कहते हैं, हमसे किसी ने पूछा कि महाकुंभ तो अब 10,000 साल बाद भी आज भी आते हैं लोग नहाने, तो मैंने बता दिया क्या है। इसीलिए सिंहस्थ कुंभ क्या है और महाकुंभ और सिंहस्थ कुंभ, इसमें ज्यादा विभ्रम की स्थिति बनती है कि महाकुंभ में और सिंहस्थ कुंभ में फर्क क्या है। देखिए, पूर्ण कुंभ ये सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में होता है और सिंहस्थ कुंभ सिर्फ उज्जैन में होता है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सिंहस्थ कुंभ तब मनाया जाता है, ये बृहस्पति और सूर्य तमाम सारी राशियों के बीच की है बात है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक जो सिंपल सा रीजन है, जब पूरे ब्रह्मांड की ज्योति रश्मि उस जगह पर ना उज्जैन में पड़ती हैं जहां पर नदी है, गोदावरी, कौन सी नर्मदा या गोदावरी? शिप्रा। तो वहां पर सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड की रोशनियों का अर्क सार। और महाकुंभ जब हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे अपने सौर परिवार की रोशनी त्रिवेणी पर पड़ती है, इसके वहां पे महाकुंभ मनाया जाता है। अर्धकुंभ और कुंभ हर चारों जगह मनाए जाते हैं, नासिक में भी मनाए जाते हैं। और चौथा कौन सा है सर? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ये चारों जगह मनाए जाते हैं। तो अगर अब आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर प्रोफेसर चतुर्वेदी का, प्रोफेसर पांडे का। और इस श्लोक को याद रखिए जब आपसे कोई डिबेट करे धर्म के बारे में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् साद आधार पृथ्वी। साद आधार, पृथ्वी क्या है? आधार है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः नाम का अणु था जिससे सृष्टि की उत्पन्न हुई। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत् साद आधार पृथ्वी द्यामुत्तेमां कस्मै देवाय हविषा विधे एन द्यौरुग्रा। द्यौ मतलब पृथ्वी, दृढ़ स्वभाव वाली पृथ्वी। एन द्यौरुग्रा पृथ्वी चा दृढ़ा, दृढ़ स्वभाव वाली पृथ्वी का जिसने स्थापना की। एन द्यौरुग्रा पृथ्वी चा दृढ़ा एन स्वा अस्तभितम एन नाकः यौ अंतरिक्षे रजसो विमाना। वो ईश्वर जो समस्त ब्रह्मांड में अपने दिव्य विमान से यात्रा करता है। एन यौ अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा। ईश्वर की, पृथ्वी की, अंतरिक्ष की और अंतरिक्ष की उत्पत्ति का सार इन्हीं 4 लाइनों का। इसी के साथ पांडे जी, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर चतुर्वेदी और समस्त अवध यूनिवर्सिटी परिवार, मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको कोई आवश्यकता पड़े मेरे सारे नंबर ईमेल प्रोफेसर साहब के पास हैं। दिल्ली में मैं रहूं, कहीं भी रहूं, आप संपर्क कीजिए, तुरंत जवाब मिलेगा। कोई गाइडेंस हो, कोई सवाल हो तो पूछना। सर, जैसे भी आपने कहा कि शिक्षा में धर्म को शामिल करना चाहिए जी। उससे पहले आपने बात करा कि 265 धर्म हैं। हाँ। लेकिन जब हम शिक्षा में धर्म को शामिल करेंगे फिर हम मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे कि इन 265 धर्मों में कौन सा धर्म अच्छा है? क्योंकि सभी धर्म अपने को अच्छा बताते हैं। आपने एक शब्द प्रयोग किया कट्टरता, तो हाँ। कुछ धर्मों में कट्टरता भी है लेकिन सब अपने आप को अच्छा बताते हैं। तो फिर हम इस बात का मूल्यांकन कैसे कर पाए कि इसी धर्म को हम
शामिल करेंगे। आप 1893 का विवेकानंद का भाषण सुनिए, एक बार सुन के फिर सवाल कीजिए। कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, सभी श्रेष्ठ है, लेकिन क्या विशेषता है वो आप 1893 का यूट्यूब पे अवेलेबल है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनिए जो उन्होंने शिकागो में दिया था, और फिर ये सवाल पूछिए, ईमेल पे पूछिए, चाहे जैसे, तब मैं जवाब दूंगा। सहिष्णुता, सबको समाहित करने की शक्ति। आज महाकुंभ में कौन सा धर्म नहीं है? जैन भी गए हैं, नागा भी गए हैं, अघोरी भी गए, अघोरी तक गए हुए हैं जो कहीं किसी सम्मेलन में नहीं जाते, शमशान में पड़े रहते हैं। मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े प्रोफेसर, इस्लामिस्ट, जर्थोस, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सभी गए हुए हैं। एक बार जाइए तो देखिए समागम। 32 सेक्टर बने हुए हैं। आप IITN बाबा और मोनालिसा पे अब जब फोकस करने लगेंगे तो आप और सवाल सर, जैसे आपने कहा IITN बाबा सर, लेकिन उस व्यक्ति का बताया हुआ बात आधी दुनिया को समझ नहीं आ रही है। बात सही, लेकिन देखिए, वो वैज्ञानिक को अध्यात्म से जोड़ते हैं, वो एक जोड़ने का। तो अमृत की खोज तो यही हुई ना कि हम वहाँ गए हैं महाकुंभ में और एक अमृत निकाल के लाए, यानी वैज्ञानिकता से भी हम अध्यात्म को जोड़। अब ये डिपेंड करता, आप वहां कुछ देने गए हैं, आप वहां कुछ लेने गए हैं, और बात करने का तरीका। ठीक है, वही बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वही बात प्रोफेसर साहब बोलते हैं, वही बात CM बोलते हैं, लेकिन सबके कहने का तरीका अलग अलग है, विचार अलग अलग हो सकते हैं। IITN बाबा, अब मैं उनके बारे में पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि वो भी एक, उनकी भी अपनी विशेषता है। मैंने सुना, मेरा बेटा बड़े शौक से उनको सुनता है, क्योंकि वो IIT की तैयारी कर रहा है कि कैसे ये इतना बड़ा बेवकूफ जो करोड़ों की जॉब कर सकता था, जी, क्या ये सही है या गलत, यही नहीं समझ पा रहे। वो तो जूना अखाड़े में भी शामिल हो गए, परिवार उनका आया, उनके मम्मी पापा आए, फिर वो गायब हो गए, फिर आए, अब पता नहीं कहाँ है, वो तो पता ही नहीं चलता, 2-2 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनकी भी अपनी विशेषता है। ज्ञान तो है ही है, ज्ञान के सबके पास होता है। और कोई सवाल, प्रश्न? और कोई नहीं, हम ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि वो IITN जो है वो रिसर्च के पर्पज से आया हो महाकुंभ में, ठीक है, वेशभूषा बना के, ये भी तो हो सकता है। सर पर्पस कोई भी हो, लेकिन अगर आप दुनिया में कुछ दे रहे हैं तो यानी कुछ तो करके ही। नहीं, दुनिया को ये दिया, कितना पढ़ा लिखा वो भी आ रहा है, तो आप भी आइए, देखिए, आप भी आइए। एक चीज ध्यान दीजिए, जो कुंभ है वो कुंभ, जो लोग बहुत छोटे मोटे कमेंट कर रहे हैं, वो वही लोग कमेंट कर रहे हैं जो नहीं जानते हैं। जो है वो मनोरंजन का केंद्र नहीं, वो पर्यटन का केंद्र नहीं है, वो आध्यात्म का और ज्ञान का केंद्र है। वहां जब जाएंगे तो वो चीजें आप पाएंगे। वो प्रोफेसर साहब कही, वही बात मैंने कही, जब आप धर्म, किसी के धर्म के बारे में, इवन इस्लाम के बारे में, कोई भी धर्म हो, जरथुस्त्र हो, ज्यूज हो, प्रोटेस्टेंट हो, क्रिश्चियंस हो, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जब आप पढ़ें, समझें क्या कहता है, आप जाने, आर्य समाजी हो, इनको जाने। इसी तरह सनातन धर्म है, सभी सनातन धर्म, ये जैन, सिखिज्म, बौद्ध, ये सभी, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय ही थे, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति थे। तो आप पहले जाने, समझें या अनुभव करें। स्वामी विवेकानंद के पास तो कोई नॉलेज नहीं थी जब वो परमहंस के पास गए थे, उसके पहले वो कुछ नहीं थे, बस या तो फील करें उस चीज को। उन्होंने, परमहंस ने अपना हाथ रखा, उनको ईश्वर दिख गया, उसके बाद उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो इतने बड़े संत बने। वही मैंने जो आपसे कहा 1893 का भाषण सुनिए, उसमें बहुत अच्छा बोला है वो। या महर्षि अरविंद को पढ़िए, किसी को पढ़िए, जब तक पढ़ोगे नहीं, वही लोग कमेंट कर, मैं कह रहा हूँ जो YouTube की एक नई मशरूमिंग हुई है। देखिए एक चीज और कह, जब तक YouTube से आप जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए, अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाइए, लेकिन जब आप एक चीज पढ़ते हैं, मीडिया एथिक्स, उसका ख्याल रखिए। बिल्कुल ठीक है, हर चीज, विज्ञान क्या है, हमें तो शुरू से पढ़ाया गया। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था महाराजा इंटरमीडिएट कॉलेज में, तो यही पढ़ा था मैंने साइंस की किताब में कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान, विज्ञान। ठीक है।
तो हर चीज को चैनलाइज कीजिए, अपनी ऊर्जा को भी चैनलाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, आपको बहुत आगे जाना है। मुझे तो बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है आप लोगों के अंदर, लेकिन जितनी दूरी होगी संघर्ष उतना लंबा होगा, उसके लिए तैयार रहिए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत खर्च कीजिए, अनावश्यक डिबेट्स में मत फंसिए, सार्थक जीवन बनाइए, अच्छे प्रोफेशनल बनिए, सीखिए लोगों से जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। कन्या किसी कैमरा दे दो, आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। अरे 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 बहुत 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 आभारी। हटो आगे। सर ये हमारी यादें रहेंगी, यादें रहेंगी। लाइट दिखा, हाँ आजा बच्चे, रुको बच्चे, हटा दीजिए, रिकॉर्डिंग के पर्पस से बना है। चलो तुम हट जाओ भाई, चलो कोई बात नहीं है, बंद कर दो। बस